तो ये जो पुनर्जागरण है, तो पहला मामला ये आता है इस टॉपिक पे कि भाई साहब इसकी परिभाषा क्या है, किसे पुनर्जागरण कहा जाता है। अब परिभाषा क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतिहास में कोई घटना घटित हो रही होती है और हम उसे बाद में डिनोट करते हैं। 1750 के आसपास यूरोप में मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन वो लोग नहीं कह रहे हैं ये औद्योगिक क्रांति है। 1884 में अर्नोल्ड टॉयनबी कह रहे हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इसी तरीके से 1860 ईस्वी में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जैकब बर्गहार्ट। जैकब बर्गहार्ट, इन्होंने पहली बार ये टर्म इस्तेमाल किया, रेनेसा, पुनर्जागरण। इन्होंने कहा ये यूरोप का पुनर्जागरण था, द रेनेसा ऑफ 16th 15th 16th सेंचुरी। ऐसी घटनाएं घटित हुई कि ये यूरोप का फिर से जागना था। तो इनकी बात काफी लंबे समय तक चलती। 1927 में एक दूसरे इतिहासकार आए और उनका नाम था चार्ल्स होमर हॉस्किन। तो चार्ल्स होमर हॉस्किन, उन्होंने कहा भाई आप जिसको पुनर्जागरण कह रहे हैं ये तो पहले भी हो चुका है। उन्होंने द रेनेसा ऑफ 12th सेंचुरी, तो 12वीं सदी का पुनर्जागरण के नाम से किताब लिख दी। भाई सुबह जागा था, क्लास में आके सो गया, फिर से जागा, पुनर्जागरण, ये जैकब बर्गहार्ट कह रहे हैं। लेकिन चार्ल्स होमर हॉस्किन कह रहे हैं कि सुबह जागा था, क्लास में भी जाग रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था, आंखें बंद करके अंदर ध्यान था, लेकिन जाग रहा था। तो चार्ल्स होमर हॉस्किन का कहना है कि यूरोप सो नहीं गया था फाइनली। और उन्होंने कहा जैसी प्रवृत्तियों के ग्राउंड पर आप पुनर्जागरण 15वीं 16वीं सदी का कह रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियां तो 12वीं सदी में भी दिख रही थी। तो रेनेसा और 12th सेंचुरी, कुछ और इतिहासकार आ गए, उन्होंने कहा बिल्कुल भाई चार्ल्स सही कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब शार्लमन पश्चिमी यूरोप के हिस्सों पर शासन कर रहा था, 800 ईस्वी इसका राज्याभिषेक का समय है। तो उन्होंने कहा जब शार्लमन राज्य कर रहा था उसके समय पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिनको आप पुनर्जागरण कह सकते हैं। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण कहा गया इसे। कुछ और इतिहासकार आ गए और पीछे चले गए भाई यूरोप में, और उन्होंने कहा कि 5th 6th सेंचुरी, अगर हम इंग्लैंड का मामला देखें तो इंग्लैंड में मेरोविश क्लोविश के समय पर एक ऐसा ही पुनर्जागरण हुआ था और इसे मेरोविंजियन पुनर्जागरण कहा गया। तो कहा गया भाई सब कोई ऐसा नहीं कि यूरोप सो रहा था, बल्कि इन्होंने कहा कि सब धीरे 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 परिवर्तन आते जा रहे थे। इसलिए जिन प्रवृत्तियों को आप 15वीं 16वीं सदी में देखते हैं वो प्रवृत्तियां दरअसल में पहले से ही चल रही थी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा,
तो कुछ ने कहा मेरोविंजियन पुनर्जागरण था, कुछ ने कहा कैरोलिंगियन पुनर्जागरण था, एक ने कहा रेनेसा ऑफ 12th सेंचुरी था। जैकब बर्कहार्ट कह रहे थे साहब 15वीं 16वीं सदी के जो मामले हैं वो थे पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण वास्तव में 15वीं 16वीं सदी में हुआ या उससे पहले था, इसको लेके थोड़ा विवाद है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कोई भी सोसाइटी हमेशा के लिए नहीं सो जाती, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हमेशा हुआ करते हैं उसमें। यूरोप में भी हो रहे थे। अब सवाल ये है कि इस पुनर्जागरण के कारण क्या थे जो 15वीं 16वीं सदी में हुआ, इसके कारण क्या थे? तो इन लोगों ने कई रीजंस बता दिए। कहने लगे पहला तो ये है कि भाई देखिए इस समय कागज़ का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। तो कागज़ से क्या हुआ? कहने लगे कागज़ से ये हुआ कि किताबें अब जो है वो कागज़ पे लिखी जाने लगी, और जब इसके साथ ये वाला मामला आ गया, छापा खाना, छपाई होने लगी, किताबें छपने लगी, तो इससे क्या हुआ कि पोप पादरियों का जो एकाधिकार बना हुआ था वो टूट गया। धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है ये कहकर जनता को बरगलाया नहीं जा सकता था। जनता स्वयं जान सकती थी इनमें क्या लिखा है। देखिए आज की डेट में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कोई भी धर्म ग्रंथ और पढ़ डालिए, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा इजी हो गया है। अब आप एआई से पूछ लीजिए कि इसमें ये लिखा है कि नहीं लिखा है, और लिखा है तो कहाँ लिखा है, तो एआई आपको बता देगा कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है। और एआई का एक फायदा आपको यह भी मिल जाएगा कि एआई तो पिछला जहां से भी होगा सब कलेक्ट कर लेगा। एआई ये भी बता देगा कि 200 साल पहले इसका जो अर्थ लिखा गया तो उसमें ये लिखा गया था और अब ये लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से कागज और छापे खाने ने भी लोगों का दिमाग खोल दिया। तो ज्ञान जो थोड़े से लोगों के हाथ में था, इनका कहना है कि वो बड़े पैमाने पे फैल गया। और इसीलिए लूथर और उसके लोग कह रहे थे कि आप इंटेलिजेंस खरीदने से, टैक्स से तो बच जाएंगे, लेकिन आप ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बाइबल से होकर जाता है। आप बाइबल की नॉलेज प्राप्त करें, सच्चे मन से अपने पापों के क्षय के लिए प्रार्थना करें, इससे आपकी मुक्ति संभव है, ऐसा वो लोग बता रहे थे। तीसरा मामला ये हुआ कि यूरोप के लोगों का जो सीमित ज्ञान था अबाउट यूरोप वो अब चेंज हो गया। इसलिए क्योंकि ये जो मामला था कंपास का, कुतुबनुमा, इसकी वजह से ये मामले हो गए। साहसिक समुद्री यात्राएं होने लगी और अब लोगों को पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया। यूरोप के लोगों को यह बताया गया था कि ईसा जहां नहीं गए थे वहां मानव जीवन नहीं होगा, लेकिन अब लोग अफ्रीका का राउंड लगा लिए। ईसा वहां नहीं गए थे, वहां भी जीवन था। लोगों से बताया गया था कि तुम्हारे जीवन की सारी आवश्यकताएं ईसाई धर्म से पूरी हो जाती हैं। अब लोगों को लग रहा है दुनिया के और भी धर्म हैं जो अपने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि इन चीजों ने इस चीज के बारे में आगे बढ़ा दिया, वैश्विक ज्ञान के बारे में उन्हें आगे बढ़ा दिया। फिर वो कहते हैं, अब इसको देखिए कितना हल्के में वो कहते हैं कि जो धर्म युद्ध हुए इसका इम्पैक्ट पड़ा। धर्म युद्ध किसके किसके बीच में हुए?
तो मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में जो धर्म युद्ध हुए, वो कहते हैं इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। ये ईसाई, आपको मैंने दिखाया था कल, क्रूसेडर्स, धर्म योद्धा, और वो कहते हैं कि जब यरूशलेम को हासिल करने के लिए क्रूसेड्स ने हमले किए तो उनके माध्यम से एशियाई चीज़ें जो हैं वो यूरोप की ओर प्रसारित होने लगी। अब ये मक्कारी है। ये बताइए कि अरबों ने जितना कलेक्शन किया था ईरान का, चाइना का, इंडिया का, मिस्र का, अफ्रीका का, 800 साल उन्होंने यूरोप को बांटा है। मार्शल हॉजसन ने इसी को सिद्ध किया कि यूरोपियन पुनर्जागरण बेसिकली इस्लाम के माध्यम से एशिया का ऋणी है। अरबों ने उस चीज को यूरोप तक पहुंचाया है। तो चाहे वो चिकित्सा शास्त्र का मैटर है, चाहे वो नक्षत्र विज्ञान का मैटर है, चाहे वो गणित का मैटर है, चाहे वो रसायन विज्ञान का मैटर है, अगर आप देखिए तो जिन चीज़ों के दम पर यूरोप में पुनर्जागरण बताया जा रहा है, कागज़ सबसे पहले चीन के लोगों ने बनाया। कैसे यूरोप पहुंचा? अरबों के माध्यम से पहुंचा। चीन से तुर्कों को मिला, तुर्कों से अरबों को मिला और ये यूरोप पहुंचा। कंपास, कुतुबनुमा चीन के लोगों ने बनाई, अरबों के माध्यम से पहुंचा। छापा खाना चीन में डिस्कवर हुआ, अरबों के माध्यम से पहुंचा। तो आप देखिए इसमें कितनी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो एशिया की हैं। और फिर ये जो कह रहे हैं धर्म युद्ध, तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि चाहे भारतीय बीज गणित थे, चाहे भारतीय आयुर्विज्ञान था, चाहे भारतीय नक्षत्र विज्ञान था, इन सारी चीज़ों को अरबों ने कलेक्ट किया, अरबों ने उसको डेवलप किया, इसमें कोई दो राय नहीं। अरबों ने ज्योग्राफी का ज्ञान कलेक्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान और मिस्र के लोग केमिस्ट्री की जिन चीज़ों का अभ्यास करते थे, अल्केमी वही तो केमिस्ट्री के जनक बना। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज निश्चित रूप से यूरोप पहुंचा। अब ये इसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ देते हैं कि जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का कब्जा हुआ, तो कहते हैं कि यहाँ जो ईसाई पादरी बसे हुए थे वो भाग भाग के रोम आ गए। तो कह रहे हैं कि वो भाग भाग के रोम आ गए और रोम में वो अपने साथ वो पुराना लिटरेचर लेते आए। जो ईसाई लिटरेचर था रोमन साम्राज्य में रचा गया था, जिसमें मनुष्य की भूमिका पे बड़ा बल दिया गया था। और कहते हैं इससे यूरोप में मनुष्य के अधिकारों की चर्चा स्टार्ट हुई, मानवतावाद की बात स्टार्ट हुई, भौतिक जगत में रुचि लेने वाली बातें स्टार्ट हो गई और इससे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। लेकिन अब आप एक बात बताइए, ईसाई पादरी कुस्तुनतुनिया से भाग के रोम आ गए और रोम में वो प्राचीन रोमन लिटरेचर लेके आए। तो रोम तो ऑलरेडी पोप का गढ़ था, पोप के गढ़ में वो लिटरेचर नहीं था जो कुस्तुनतुनिया में था। ऐसा कौन सा लिटरेचर वो लेके आए थे कुस्तुनतुनिया से जो रोम में नहीं था? अगर बात ईसाई धर्म की ही है, बात रोमन लिटरेचर की है, वो तो रोम में पहले से मौजूद था, तब ऐसा क्यों नहीं हो गया? जाहिर सी बात है कुस्तुनतुनिया जंक्शन पॉइंट था। ऐसे में पूरी दुनिया के जो व्यापारी आते थे कुस्तुनतुनिया में रुकते थे। तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया के साइड से, फारस के साइड से, चाइना के साइड से जो भी लोग आते थे, निश्चित रूप से कुस्तुनतुनिया अपने समय का एक बहुत बड़ा शहर था। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी वही मामला था। और जब वहाँ से पादरी भाग के रोम पहुँचे हैं तो अपने साथ जो नॉलेज ले गए वो वही नॉलेज ले गए। मार्शल हॉजसन ने यही सारी चीज़ें सिद्ध की। फिर ये एक लॉजिक और देते हैं कि भाई क्यों पुनर्जागरण हो गया।
तो उसके लिए कहते हैं कि मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य बनाया। चीन के ट्राइब्स थे मंगोल, जंगली जनजाति। तीर इतना अच्छा चला लेते थे ये, तीरंदाजी इनकी, और घोड़ा इतना अच्छा चलाते थे कि व्यंग पूर्वक कहा जाता था कि मंगोल बच्चे का जन्म घोड़े की पीठ पे होता है। और चीन के जंगलों से निकल के इन्होंने अपने समय की सभी सुपर पावर्स को धराशाही कर दिया। अरब, बाइजेंटाइन सब धराशाही हो गए इनके आगे। इन्होंने कोरिया, जापान के हिस्से से लेके हंगरी तक जीत लिया था। इनसे बड़ा अंपायर किसी का नहीं रहा। अब ये अलग बात है कि जब ये शुरू में निकले, ये ट्राइब्स थे, बर्बर थे, और फिर बाद में ये मुसलमान हो गए। मंगोलों ने जब विशाल साम्राज्य बनाया तो उन्होंने अपनी राज्यसभा में पूरी दुनिया के विद्वानों को भी जुटाया। मंगोल पूरी दुनिया के विद्वानों को न केवल जुटा सके बल्कि पूरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान को उन्होंने अपनी राज्यसभा में कलेक्ट करवाया। मार्को पोलो जो 13वीं सदी में भारत आया, कहा जाता है वो चंगेज खां की राज्यसभा में गया था। खान टाइटल सेना का होता है, 10,000 से ऊपर का जो स्वामी हो उसे खान कहते हैं। इसका कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। चंगेज खां बौद्ध था और हलाकू खां वो ही बौद्ध था। तो चंगेज खां की राज्यसभा में मार्को पोलो गया और जो पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान जुटाया गया था उसे मार्को पोलो ने किताब में कलेक्ट किया और कहा जब ये किताब उसने यूरोप में आकर बिकवाई या छपवाई तो यूरोप के लोगों में तहलका मच गया। इन द सेंस ये कि पूरी दुनिया का ज्ञान विज्ञान उनको पता होना शुरू हुआ। तो ये वो परिवर्तन थे जो धीरे धीरे चले आ रहे थे। और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पोप पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। लूथर से पहले फ्रांसिस बेकन हुआ, डच इरेस्मस हुआ, कई लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था पोप के ऊपर। किसी ने कहा था शादी कर लीजिए, संयमित जीवन व्यतीत कीजिए। किसी ने कहा था बाइबल को सर्वोच्च मानिए, मुक्ति बाइबल से मिलेगी। किसी ने कोशिश की थी कि बाइबल लोकल लैंग्वेज में छाप के लोगों तक बांट दी जाए। और ऐसे ही सारे विचार जो है वो लूथर के साथ मिल गए आके पोप का तगड़ा विरोध चालू हो गया। कहा जाता है कि जो पुनर्जागरण युग के विद्वान थे उन्हीं के विचारों को लूथर ने आगे बढ़ा दिया था। यूपीएससी वालों ने इस पर एक बार एक सवाल दिया और बड़ा अलंकारिक अंदाज में सवाल दिया। बारह नंबर सवाल, पुनर्जागरण के ने लिखा हुआ के विद्वानों ने, के ने इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। पुनर्जागरण के विद्वानों ने अंडे दिए थे जिनको बाद में धर्म सुधार आंदोलन के जनक लूथर ने सेहा था। लूथर ने जो कुछ भी कहा ये बातें पहले हो चुकी थी और उन्हीं चीजों को प्रोटेस्टेंटवादी आगे बढ़ा रहे थे। अब एक सवाल ये भी होता है कि ये जो पुनर्जागरण हुआ, यूरोप में जो पुनर्जागरण आया, इसकी शुरुआत इटली से क्यों हुई? ऐसा क्या रहा कि ये मामला इटली से शुरू हो गया? तो इटली में बड़े बड़े शहर थे। इटली की भौगोलिक लोकेशन ऐसी जगह थी कि सारी दुनिया के व्यापारी वहां आकर मिलते थे। इटली में ऐसा नया मध्यम वर्ग क्रिएट हुआ था जो पूरी दुनिया का ज्ञान जुटा रहा था। इटली के व्यापारियों ने ही सबसे पहले बही खाता, डबल बुक कीपिंग स्टार्ट किया है। क्या आया क्या गया।
इटली के लोगों ने श्रेणियां बनाकर, गिल्ड बनाकर पूरे यूरोप में व्यापार स्टार्ट कर दिया था। जब ये सारी चीज़ें की गई तो उनको एक ऐसे वर्ग की ज़रूरत पड़ने लगी जो इस चीज़ में उनका सहायक हो। अभी तक इटली में जो एजुकेशन दी जा रही थी वो एजुकेशन रिलीजियस थी। नगर पालिका, नगर निगम टाइप की जो संस्थाएं होती थीं शहरों में, वही विद्यालयों को कंट्रोल करती थीं। तो ऐसे में सरकार कोई रिलीजियस टीचर अपॉइंट कर दिया करती थी, वो लोगों के बीच में धर्म की शिक्षा दिया करता था। लेकिन अब इन व्यापारियों को जरूरत पड़ रही थी ऐसे लोगों की जो कानून के जानकार हों, ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर सही बना सके, जो भाषा विज्ञान के जानकार हों, अलंकरण शास्त्र के ज्ञाता हों, ताकि ड्राफ्टिंग सही हो सके, जो नागरिक शास्त्र के ज्ञाता हों, ताकि लोगों के बीच में राजनैतिक मामलों को लेकर सही से सामंजस्य हो सके अलग अलग देशों में, जो इतिहास के ज्ञाता हों, जिन्हें ये पता हो कहाँ किस देश में कौन से लोग हैं, कैसा कल्चर है, क्या चीज़ें वहाँ की रही हैं, ताकि वहाँ के लोगों से उसी हिसाब से बिजनेस हो सके। आज की डेट में पूरी दुनिया का कल्चर पढ़ता है चीन। इंडिया के कल्चर को चीन ज़्यादा जानता है, इसलिए वो ये जानता है कि भारत में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, और उससे पहले ही गणेश जी के स्टिकर चीन से बन के भारत के बाजार में आ जाते हैं। उसे ये भी पता है ये लोग दीपावली कब मनाएंगे, उससे पहले झालर आ जाएगी, दिया आ जाएगा। उसे ये भी पता है ये लोग होली कब खेलेंगे, उससे पहले रंग वंग पिचकारी सब ले आएगा। उसे ये भी पता है ये लोग पंचायत चुनाव कब कराएंगे, उससे पहले चुनाव चिन्ह बना के उतार देगा प्लास्टिक के। और फिर आप कहेंगे झालर नहीं खरीदेंगे तो बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का स्टिकर बना के भी बेच देगा आपको। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि उनको एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता हुई जो इतिहास का जानकार हो, जो कल्चर का जानकार हो, जो नागरिक शास्त्र का ज्ञाता हो, जो कानून का ज्ञाता हो, जो भाषा विज्ञान का ज्ञाता हो, जो भूगोल का ज्ञाता हो, जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। ये थे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। और अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई। जो लोग इसे जानते थे उन्हें जॉब आसानी से अवेलेबल थी। इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बातें स्टार्ट हुई। कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए, देश का शासन संविधान से चलना चाहिए, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत होना चाहिए, राजा अपनी शक्ति जनता से हासिल करता है, इसलिए जनता को यह अधिकार है कि स्वयं शासन में भागीदारी करे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करे। इसके बाद से चीजें स्टार्ट हुई कि इटली की सिटी काउंसिल में शासन में जनता की भागीदारी हो। अभी तक इटली की सिटी काउंसिल में कोई एक सामंत होता था जो वहां पर शासन संचालन करता था, इसे कहते थे सीनियोरिया। अब लोगों ने डिमांड की कि सीनियोरिया नहीं रहेगा, हमको भी साथ में लो। व्यापारी चाहते थे हमें भी शासन में भागीदारी कराओ, व्यापार के हिसाब से नीतियां बनाओ। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।